इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो अजूर का जो कोर्स कोड है AZ104 माइक्रोसॉफ्ट अजूर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट लेवल की ये सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा अगर आपकी बैकग्राउंड है, क्लाउड की बैकग्राउंड है, वर्चुअलाइजेशन आपने कर रखी है, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो जी जी। आपके लिए ये सर्टिफिकेशन के जो टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो AZ104 जो आपकी सर्टिफिकेशन है, इसके अंदर ये मेन आपके मॉड्यूल्स हैं, 5 मॉड्यूल्स हैं इसके। ठीक है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट अजूर आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट है। इसमें हम किस तरह अपनी आइडेंटिटीज को, यूजर अकाउंट हो गए, ग्रुप्स हो गए एंड पॉलिसीज वगैरह, और उनकी गवर्नेंस जो है, जिस तरह हमारा जो OU जिस तरह होते हैं या पॉलिसीज होती हैं आपके ऑन प्रेमिसेस, जो आपके सर्वर्स होते हैं उसके बिहाफ पे, तो इसमें भी कुछ इसी तरह का सीन होता है कि आप अपनी आइडेंटिटीज को किस तरह मैनेज करते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल के थ्रू करते हो, या आप इसको CLI एनवायरनमेंट में क्लाउड शेल में काम करते हो, या आप पावर शेल में काम करते हो। जहां तक पावर शेल है या कमांड लाइन इंटरफेस है, जो कोई कमांड शेल के नाम से हम इसको जानते हैं यहाँ पे, तो ये आपको अगर ऑलरेडी आप फील्ड में हो और अगर आप सर्वर्स पे काम कर रहे हो, तो आपके पास डिफरेंट वेज होती हैं हाउ टू कम्युनिकेट और इंटरेक्ट विद योर सर्वर्स। अब आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आप अगर समझते हो कि इजी वे तो पोर्टल ही होता है, ग्राफिकल वर्जन जिसे बोलते हैं, लेकिन ग्राफिकल के अलावा भी हमारे पास इसके डिफरेंट वेज होती हैं अपने सर्वर के साथ वर्क करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। तो उसमें आमतौर पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप समझते हो कि ग्राफिकल वर्जन की निस्बत अगर आप स्क्रिप्ट्स पे काम करते हो और अगर आप बैच फाइल की सूरत में काम करते हो, तो ये आपके ऑटोमेटेड जॉब्स परफॉर्म करने के लिए, ऑटोमेटिक जॉब परफॉर्म करने के लिए, ऑटोमेटेड काइंड ऑफ आप उसमें एक्शन करने के लिए, और स्केजुलिंग के थ्रू उसको आप एग्जीक्यूट करवाने के लिए, फिर आपको अगले लेवल पे थोड़ा सा ग्रिप होनी चाहिए, जिसमें स्क्रिप्ट्स हैं। पावर शेल, पावर शेल के अंदर आपको स्क्रिप्टिंग वो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पावर शेल की कमांड्स का पता होना चाहिए। पावर शेल की कमांड्स होती हैं, साथ में अगर आपका बैकग्राउंड डॉस का है तो उसमें फिर CLI अप्रोच भी होती है। तो हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं, तो पोर्टल तो हम हर कोई बंदा सीख ही लेता है। जहां तक पावर शेल की कमांड्स हैं या CLI कमांड्स हैं, ये पैरेलल आपके पास अवेलेबल हैं। इसकी बहुत सारी डिटेल है, इंटरनेट पे बहुत कंटेंट है, जितनी की जरूरत पड़ेगी वो हम इंशाल्लाह मैं आपके नॉलेज में उसको लेके आऊंगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने यूजर बनाना है, सिंगल यूजर बनाना है, वो आप पोर्टल के थ्रू भी बना सकते हो। और यूजर किस लिए बनाना है? ताकि उस आइडेंटिटी को आप सिंगल साइन ऑन के ऊपर आप क्लाउड एप्लीकेशन के साथ भी कनेक्ट हो सको। और अगर आपके पास AD कनेक्ट का अगर आपने प्लग किया हुआ है अपने ऑन प्रेमिसेस सर्वर, तो उसी सिंगल साइन ऑन के ऊपर आप अपने लोकल सर्वर जो ऑन प्रेमिसेस सर्वर है उससे भी कनेक्ट हो सको। और जितनी आपके पास क्लाउड के ऊपर एप्स पड़ी हुई हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 में काम करना है या क्लाउड के ऊपर एप्स पड़ी हुई हैं, या आपने अपनी कंपनीज की एप्स अवेलेबल कर रखी हैं क्लाउड के ऊपर, तो आप सिंगल साइन ऑन के ऊपर एज ए आइडेंटिटी यूजर के तौर पे आप ऑथेंटिकेट होने के बाद आप उन रिसोर्सेज तक आप अपनी जो है वो वहां तक आपको एक्सेस मिल जाती है। तो ये सारी आइडेंटिटी जो मैनेजमेंट होती है, वो सारी इसमें आपके पास अवेलेबल है, सिंगल साइन ऑन के ऊपर अवेलेबल है। तो लाजिमत है उसकी जो आइडेंटिटीज की आपने मैनेजमेंट करनी है ग्रुप्स की सूरत में। उसको नंबर ऑफ पीपल, अगर आप एक ग्रुप को के अंदर उसको अगर आप उसका मेंबर बना देते हो, तो ग्रुप के ऊपर आप जो भी उसकी परमिशंस होंगी डिफरेंट रिसोर्सेज की, आपको पता है ग्रुप के थ्रू मैनेज करना नंबर ऑफ पीपल को, जिसकी एक जैसी आपकी वो जो आप उसमें उसके ऊपर परमिशंस देते हो, या जो आप उसको ऑथराइज करते हो जिन रिसोर्सेज तक की, तो ग्रुप के थ्रू मैनेज करना आसान होता है अगर नंबर ऑफ पीपल जो ग्रुप के उनको एक जैसा एक्सेस आपको रिसोर्सेज का देना हो। तो आइडेंटिटीज को मैनेज करना, ग्रुप्स को मैनेज करना, उनकी एक्सेस कंट्रोल लेवल डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, डिफरेंट एप्स के ऊपर अगर आपने कॉन्फ़िगर करना हो, तो ये सारी उसकी गवर्नेंस जो हो गई और इसकी आइडेंटिटी मैनेजमेंट होगी, वो आपको इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। और उसके बाद लाजमी बात है, आपने अपने स्टोरेज अकाउंट्स को मैनेज करना है। इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ योर स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब ये होता है कि बड़ी लिमिटेड सा आपके पास स्टोरेज होता है ऑन प्रेमिसेस। तो इतनी आपके पास पूल ऑफ स्टोरेज इतना वास्ट नहीं होता कि आप अपने डाटे को
अगर आपके पास बिग डाटा हो और बिग डाटा को अगर आपने वहां पे उसको स्टोर करना है, उसका आर्काइव करना है, बैकअप्स रखने हैं या उसको प्रोसेस करवाना है, तो आपको यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, उसकी इंप्लीमेंटेशन कहती है होती है, और स्टोरेज में कौन कौन सी टाइप्स हैं, ब्लॉब स्टोरेज क्या करता है, फाइल शेयर क्या करता है, और क्यूज क्या इसमें करते हैं। तो ये डिफरेंट इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको इसकी स्टोरेज की मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इसके अंदर आप ब्लॉब के ऊपर कंटेनर किस तरह बनाते हैं, फाइल शेयर का कॉन्सेप्ट वही होता है जो ऑन प्रेमिसेस आप फाइलों को शेयर करवाते हो, और जो आपका डिलीवरी ऑफ कंटेंट जो मेक श्योर करते हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर योर नेटवर्क और क्लाउड के ऊपर, उसको मेक श्योर करने के लिए ये सारी चीजें स्टोरेज के थ्रू किस तरह आप इसको उसकी एक्सेस कैसे दी जाती है, परमिशंस कैसे दी जाती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को या सिंगल यूजर को। तो ये सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिल जाएंगी सेकंड पार्ट में, मॉड्यूल में। और थर्ड जो आपका है, इट्स ऑल अबाउट कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका बिग डाटा है और उसको आपने प्रोसेस करवाना है, तो आपको हाई कंप्यूट चाहिए होता है, प्रोसेसर्स आपको उसमें चाहिए होते हैं, रैम आपको इंक्रीज चाहिए होती है, स्टोरेज आपको उसमें रिक्वायर्ड होता है। तो ये आप किस तरह आप कंप्यूट के लिए जो आप एक वीएम को किस तरह क्रिएट करते हैं, ये इसमें आपको ऑल अबाउट डेटाबेस का वीएम बनाना है, या आपने ऐप के लिए वीएम बनाना है, या आपने जस्ट सिंगल मशीन के ऊपर डेस्कटॉप सर्विसेज आपने अवेलेबल करवानी है अपने यूजर्स को, कंपनी के एम्प्लॉयज को, या आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको। तो ये आप किस तरह डिप्लॉय एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज, और एट द टाइम ऑफ इवेंट, या एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल, एट द टाइम ऑफ ईद, और आप किस तरह अपने सर्वर्स को आप किस तरह बूस्ट करोगे, उसकी रैम को इंक्रीज कैसे करोगे, और उसको ऑटोमेटेड कैसे करोगे, जो कि आपकी थ्रेश होल्ड वैल्यूज जो टच करेगा, रैम की वैल्यू आपकी एक थ्रेश होल्ड वैल्यू को टच करे, या प्रोसेसर्स की स्पीड रिक्वायर्ड है प्रोसेसिंग के लिए, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को जैसे टच करे, ऑटोमेटिकली आपका स्केल अप कर दे सर्वर्स को। इसमें स्केल आउट का और स्केल इन का, और इसके अलावा वर्टिकली स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो वो इंशाल्लाह आपको इसमें कंप्यूट सर्विसेज में ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आपको बता दी जाएंगी, सर्विसेज को किस तरह ऑन करना है, ऑटोमेटेड कैसे करना है, मैनुअली कैसे करना है, तो ये सारी चीजों को ट्रिगर कैसे किया जाता है। तो ये आपको थर्ड जो मॉड्यूल है इसमें बताया जाएगा। और लाजमी बात है, जब आपके पास नंबर ऑफ मशीन्स होंगी और उनको आपस में आपको कनेक्ट करना होगा, तो उसमें नेटवर्किंग का इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बने हुए हैं, आपको आईपी एड्रेसिंग, आईपी वर्जन 4 का पता है, आईपी वर्जन 6 का, इसमें मोस्टली हम आईपी वर्जन 4 पे ही रहेंगे। तो आईपी वर्जन 4 के थ्रू आप अपनी वीएम्स को किस तरह आपने आईपी कैसे असाइन करना है, वर्चुअल नेटवर्क कैसे बनता है, दो डिफरेंट अगर आपके पास नेटवर्क्स हों, डिफरेंट क्लासेस के हों, तो उसमें पेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें आप पोर्ट्स के ऊपर रूल्स लगा सकते हो कि किस पोर्ट के ऊपर, पोर्ट 80 को अगर आपने करनी है तो, या आपने HTTP पोर्ट को ओपन करना है तो 80 के साथ किस तरह आपने इसको करना है। अगर आपकी सिक्योरिटी मैटर करती है तो HTTPS 443 को आपने किस तरह उसको इनबाउंड रूल कैसे लगाने हैं, तो ये फायरवॉल की सेटिंग कैसे होती है। तो ये आपका सारे का सारा ये कवर होगा अंडर कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ योर वर्चुअल नेटवर्किंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो होता है कोई भी वीएम बनी हो, कोई डाटा हो, तो उसको आपको बैकअप्स करने पड़ते हैं, या आपने अपनी रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। क्योंकि आपको पता है कि आपको बाज़ औक़ात कुछ ऐसी वेबसाइट्स हो सकती हैं, कोई ऐसी ऐप्स हो सकती हैं जिसके ऊपर आपने ट्रैफिक को वॉच करना होता है, मॉनिटर करना होता है, और इन केस ऑफ हाई ट्रैफिक आपने उसकी फर्दर प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज करना होता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और फर्दर अगर आपके पास कोई सिंगल फाइल से लेके, फोल्डर से लेके, पूरा आपकी ड्राइव है या नंबर ऑफ आपके पास फाइल्स हैं, उनको अगर आपने बैकअप रखना हो, बैकअप आपको पता है इसका एक ही मकसद होता है, डिजास्टर के केस में वो रिस्टोर पॉइंट्स उसके क्रिएट कर दी जाएं, रिकवरी के डिफरेंट वॉलेट क्रिएट कर दिए जाएं। इसमें वॉलेट का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपना रिकवरी वॉलेट्स बनाते हो, बैकअप वॉलेट्स बनाते हो, और उसके ऊपर आप अपनी सिंपल एक फाइल से लेके नंबर ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स को, या पूरे के पूरे एक डिस्क को, या आप पूरे के पूरे एक सर्वर का बैकअप किस तरह बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें अंडर बैकअप अजूर रिसोर्सेज के अंदर, मॉनिटरिंग प्लस बैकअप, ये सारी चीजें हमें इस सेगमेंट के अंदर इंशाल्लाह इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे, इसके प्रैक्टिकल करेंगे। और इसके लिए जनाब मुज़म्मिल साहब, आपको
ये इसकी डिवीजन है वेटेज के हवाले से, जिसमें फर्स्ट आपका जो अभी मैंने मॉड्यूल आपको बताया, जिसमें अजूर की आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस का, उसमें कंट्रोलिंग आपको सीखने को मिलेगी। और इसकी वेटेज जो आपकी ऑलमोस्ट 15 से 20%, अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो, सर्टिफिकेशन की तरफ जाते हो, तो ये आपके आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस अगर हैं या 60 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें 15 से 20% इससे रेलेवेंट ही होंगे, जो प्रैक्टिकली आप अपने आप को ग्रिप किया होगा सब्जेक्ट वाइज। तो इसके अंदर से जो आपके डिफरेंट सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ योर ऑप्शंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सिनारियो बेस्ड आपको क्वेश्चंस हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे बने हो तो आपको राइट ऑप्शन को टिक करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये इसमें तकरीबन तकरीबन आप समझ लो 8 से 10 क्वेश्चंस का मार्जिन होता है। अगर इससे ज्यादा अगर आपकी उसमें आपने अटेम्प्ट के दौरान अगर आपसे मिस्टेक्स होती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जो स्कोर है वो 700 के अंडर आ जाता है। और 700 के कम स्कोर का मतलब आपने क्वालिफाई नहीं किया। तो क्वालिफाई करने के लिए इसने वही ट्रेडिशनल मेथड रखा है कि आउट ऑफ 1000 आपको 700 स्कोर करना जरूरी होता है। तो ये आपके मेन 5 मॉड्यूल्स हैं। तो इसमें सबसे लो जो वेटेज है वो मॉनिटरिंग एंड बैकअप अजूर रिसोर्सेज की है, जो कि 10% के करीब है। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो इसका मतलब है आपने हर मॉड्यूल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके अगर आपने पेपर में सर्टिफिकेट की तरफ जाना चाह रहे हो। और आपको पता है कि ये सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट की चूंकि होती है, तो आप जहाँ कहीं कंपटीशन होता है तो वहाँ पे सर्टिफिकेशन बड़ी मानी रखती है कैंडिडेट्स के दरमियान में। अगर कंपेटिटर्स आपके हैं विद सर्टिफिकेट और विदाउट सर्टिफिकेट, वो बहुत मानी रखता है। तो ये आप कोशिश करना कि अगर हो सके तो इसकी सर्टिफिकेशन की तरफ भी आपको जाना चाहिए। जहाँ तक इसमें लर्निंग है वो क्या क्या मिलेगी, ये कुछ मैंने पॉइंट्स एज ए बिगनर एज ए लर्नर आपको यहाँ पे मैनेज सब्सक्रिप्शन क्या होती है, अकाउंट्स को कैसे मैनेज करते हैं, अजूर पॉलिसीज क्या होती हैं, और आर बैक सर्विसेज क्या होती हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसमें आप एज ए रोल के तौर पे आप किसी यूजर को या ग्रुप ऑफ पीपल को आप असाइन करते हो एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, IAM उसे बोलते हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। तो ये किस तरह आप रोल बेस किस तरह आप उसको कॉन्फ़िगर करते हो। उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आपके स्टोरेज है, फिर डिप्लॉय कैसे करोगे, मैनेज कैसे करोगे, स्केल अजूर वर्चुअल मशीन्स को कैसे किया जाएगा, स्केल अप और स्केल डाउन, जिसे वर्टिकल स्केल अप और डाउन और हॉरिजॉन्टल स्केल अप और डाउन हम बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जी। इसमें आपको कॉन्फ़िगर करना आ जाएगा वर्चुअल नेटवर्क कैसे बनता है। तो पेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका पास सेम नेटवर्क हो सेम क्लास का, तो पेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिफरेंट क्लासेस के अगर आपके नेटवर्क सेट किए हुए क्लाउड के ऊपर, तो उसको पेयरिंग के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं और आपको रिसोर्सेज की एक्सेस चाहिए होती है एक वर्चुअल नेटवर्क से दूसरे वर्चुअल नेटवर्क में। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको करने को यहाँ मिलेंगी। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट इसमें कैसे की जाएगी, जिसमें NSG का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको भी बोला कि किस तरह आपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स कैसे करने हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, आपने पोर्ट्स को किस तरह मैनेज करना है, ये सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। फिर इसमें एक्टिव डायरेक्टरी भी उसी तरह होती है जिस तरह आपको ऑन प्रेमिसेस मैनेजमेंट के दौरान आप जब उसको प्रमोट करते हो एज ए डोमेन कंट्रोलर, तो आपका वहां पे एक डेटाबेस मैनेज होती है। डेटाबेस असल में ये एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, एक डेटाबेस के अंदर आपकी आइडेंटिटीज की, आप आइडेंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट्स मीन यूजर्स, ग्रुप्स, पॉलिसीज एंड मैनी मोर थिंग। तो इन आइडेंटिटीज की मैनेजमेंट के लिए जो आपका डेटाबेस होता है, और उसमें मकसद क्या होता है, ऑथेंटिकेट करना, कि वो आपको जिस तरह क्लाउड के ऊपर ऑथेंटिकेशन करने के लिए वो फिर अजूर का एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज होंगी, जबकि ऑन प्रेमिसेस जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी का रोल है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ रोल, मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी आइडेंटिटी, सिक्योर योर आइडेंटिटी विद AADS, अजूर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। और इसके अंदर भी आपके यूजर्स एंड ग्रुप ऑलमोस्ट सिमिलर उसी तरह के एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं जिस तरह आप ऑन प्रेमिसेस
एक्टिव डायरेक्टरी का है काम, तो ये क्लाउड के ऊपर आपकी डेटाबेस है। और इसमें आप अगर चाहो तो इसमें गेस्ट यूजर भी आप बना सकते हो। जो गेस्ट यूजर आपके कंपनी के साथ जो कनेक्टेड आपकी एप्स हैं या डिफरेंट सर्विसेज हैं, चाहे वो स्टोरेज की हो, चाहे ऐप सर्विसेज हो, चाहे आपके अदर देन आप ऑन प्रेमिसेस की एक्सेस आपको रिक्वायर्ड है, तो उसमें लाजिमी बात है आपकी जो है वो सेंट्रलाइज काइंड ऑफ आपकी जो अजूर की एक्टिव डायरेक्टरी है। और ये सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप ऑलमोस्ट इस एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट से अगर आपको वाकफियत है, ऑलरेडी आप अंडरस्टैंड करते हो, तो ये उसी तरह का एक यहाँ पे। तो इसके अलावा इसमें रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, अजूर पोर्टल, ये वो सारी आपके इंटरेक्ट करने के लिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए क्लाउड यूजर आप उसको कम्युनिकेट कैसे करोगे, क्लाउड के ऊपर वर्क कैसे करोगे। लाजिम है इसमें आमतौर पे जो बड़ा फेमस एक वे है वो पोर्टल का होता है। पोर्टल आपकी, अगर आप एक पोर्टल को अंडरस्टैंड कर लेते हो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट जो अजूर क्लाउड सर्विसेज दे रहे हैं इसका पोर्टल अगर अंडरस्टैंड कर लेते हो, कल को अगर आप AWS की तरफ जाते हो, अमेजॉन की तरफ जाते हो या गूगल क्लाउड की तरफ जाते हो, तो उनके भी अपने अपने पोर्टल होते हैं। तो सर्विसेज के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स परफॉर्म करने के लिए वो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। हाँ, वो आप पोर्टल के थ्रू एक्सेस कर लो, वो आप क्लाउड शेल के साथ एक्सेस कर लो, वो अजूर पावर शेल के थ्रू एक्सेस कर लो, CLI है, और या इसके जो आपके अजूर रिसोर्स मैनेजर जो टेम्पलेट्स बने पड़े होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपकी ये मेक श्योर करती है कि सर्विसेज को आपने किस तरह कॉन्फ़िगर करना है, किस तरह मैनेज करना है, और ये आपने किस तरह कनेक्ट होना है। तो आपके पास डिफरेंट वेज होती हैं हाउ टू कम्युनिकेट विद योर सर्वर्स और क्लाउड सर्विसेज। तो ये सारी चीजें हैं जी। फिर आपको जहां तक वर्चुअल नेटवर्क का ताल्लुक है, इसमें इसकी प्लानिंग है, IP एड्रेसिंग स्कीम्स का आपको पता हो, क्लास A, क्लास B, क्लास C का पता हो, प्राइवेट IP एड्रेसेस की स्कीम का पता हो, पब्लिक IP एड्रेस के अंदर आप इनके दोनों को डिफ्रेंशिएट करना जानते हो। फिर जो डोमेन नेम्स जो सिस्टम या सर्वर्स होते हैं उसको आप ऑन प्रेमिसेस भी आपको पता है रिजॉल्व करने के लिए होता है, नेम इनटू IP और IP इनटू नेम। तो DNS का आपको पता यही मकसद होता है कि आपके नेम्स को रिजॉल्व करे, और यहाँ IP को नेम में और नेम इनटू IP। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी अजूर का DNS हमारी एक सर्विस है जिसके थ्रू मेक श्योर किया जाता है कि अगर आपने कोई वेबसाइट अपनी लॉन्च की है या कोई ऐप लॉन्च की है तो DNS के थ्रू उसको आपने किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए मैं कोशिश मेरी ये होती है कि हम कोई एक डमी सर्वर बना लेते हैं, डोमेन रजिस्टर करवा लेते हैं। GoDaddy आपको पता है बड़ा फेमस एक आपके पास सर्विसेज साइट है, तो वहाँ पे हम एक डोमेन रजिस्टर हम आमतौर पे रखते हैं ताकि जब हम अपनी कोई वेबसाइट लॉन्च करें विद इन फ्यू मिनट्स, अगर आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट ऑल ओवर द ग्लोब अपने यूजर्स को, क्लाइंट्स को, कस्टमर को, एम्प्लॉयज को अगर आप वो एक्सेस उस वेबसाइट की देना चाहें, उस कंटेंट को आप अवेल करना चाहें, तो आप उसको जो है DNS की जो बड़े इंपॉर्टेंट वैल्यूज कॉन्फ़िगर करने के लिए होती हैं, TXT हो गया, जैसे MX हो गया ईमेल के लिए, या आप अपनी वेबसाइट जो आपने होस्ट करवाई होगी उसके कंटेंट अगर आप रखना चाहो स्टोरेज अकाउंट में, जो कि अजूर का अपना स्टोरेज अकाउंट है, कंटेंट वहां पे रख के उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद योर GoDaddy के डोमेन के साथ। तो कैसे किया जाता है वो सारी चीजें हम इसमें इंशाल्लाह देखेंगे। फिर इसमें NSG का एक रोल है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज आप अपने कंटेंट को, अपनी ऐप को, उसको आप विदाउट ओपनिंग दोज पोर्ट्स, ट्रैफिक अगर आप उसको नहीं ओपन करोगे स्पोर्ट को, तो उसका एक्सेस नहीं मिलता, कंटेंट नहीं मिलता, ऐप नहीं मिलती। तो NSG उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। NSG का मतलब है डिफरेंट पोर्ट्स को आप इन ट्रैफिक इन करने के लिए या आउट करने के लिए आप ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करते हो, और फायरवॉल की भी सेटिंग इसी तरह की जाती है। और कनेक्टिविटी ऑफ योर इंटर साइट और इंट्रा साइट, इंटर साइट और इंट्रा साइट का जो सोल्यूशन है जिसमें वी नेट वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। फिर आपका वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, गेटवे का कॉन्सेप्ट वही है जिस तरह ऑन प्रेमिसेस में आप गेटवे को, जो राउटर को, जो आपका लोकल ट्रैफिक को इंटरनेट के ऊपर लेके जाने के लिए
जो एक इंपॉर्टेंट रोल गेटवे का होता है, तो यहाँ पे भी वर्चुअल नेटवर्क गेटवे होता है। और ये इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे कि आपके 2 ब्रांच ऑफिस हैं या हेड ऑफिस है, साइट टू साइट कनेक्टिविटी कैसे मेक श्योर की जाती है और इनके रिसोर्सेज को किस तरह आप अचीव करते हो, एक्सेस करते हो। तो ये वीपीएन कनेक्शन साइट टू साइट किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाएगा इंशाल्लाह, ये सारे वो टॉपिक्स हैं, टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको दिए भी जाएंगे, समझाए जाएंगे। उसका प्रैक्टिकली फिर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल जो है वो इंशाल्लाह हो सकता है हम कल स्टार्ट कर दें। तो आज जस्ट मैं थ्योरेटिकल डिस्कशन आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ट्रैफिक को आप राउटिंग एंड टू एंड पॉइंट, और इसमें एक बहुत जबरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट होता है लोड बैलेंसर का। लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने कोई वेबसाइट लॉन्च की है और आपको पता है जब कोई वो पीक आवर्स होते हैं जिसमें आप की वेबसाइट बहुत हाई ट्रैफिक उसको पिंग कर रही होती है, तो ऐसी सूरत में उसको मैनेज करने के लिए एक सर्विस ओपन की जाती है लोड बैलेंसर की, और वो आप प्लग करते हो और उसके बिहाइंड आप अपने 2 सर्वर्स को, 3 सर्वर को, 4 सर्वर को, 8 सर्वर्स को आप उसकी ट्रैफिक को हाई टाइम पे ऊपर मैनेज करने के लिए लोड बैलेंसर लगा देते हो, जो ऑटोमेटिकली सेंस करता है कि सर्वर्स के ऊपर अगर लोड बढ़ रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए ट्रैफिक को वो रीडायरेक्ट कर देता है टू अनदर सर्वर, और वो भी बिजी है तो 3rd सर्वर, 4th सर्वर। तो इसका मतलब है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सर्विस है जो लोड बैलेंसिंग के थ्रू मेक श्योर करती है कि आपके कंटेंट तक एक्सेस जो है आपके यूजर्स को, क्लाइंट्स को, एम्प्लॉयज को वो मिल जाए। ये ना हो कि किसी वजह से, बिजी होने की वजह से आपका एक्सेस डिनाई आ जाए। तो ये सारी चीजें इस सर्विस के थ्रू मैनेज करना, और इसी तरह जिस तरह ये लोड बैलेंसर है, एप्लीकेशन गेटवे भी इसी तरह का काम करता है जिस तरह नॉर्मली आप ट्रैफिक को। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको सारे इसमें मिलेंगे। जहां तक स्टोरेज का ताल्लुक है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज आपके पास अवेलेबल है। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट ब्लॉब के नाम से स्टोरेज, और बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड जो होता है वो अजूर फाइल्स का। और इसका मकसद क्या होता है? फाइल्स को सिंक करना। सिंक का मतलब है जो कंटेंट आपका ऑन प्रेमिसेस पड़ा हुआ है, इसकी सेम कॉपी, रेप्लिका क्लाउड के ऊपर, किसी सर्वर के ऊपर जो आपने कॉन्फ़िगर किया वहां पे उसकी कॉपी पड़ी हुई है, सिंक रखता है। इन केस ऑफ एनी लॉस्ट ऑफ अ फाइल और फोल्डर और ऐप और आपका डेटा, वो आपको सिंक चूंकि हुआ होता है, और एक जगह पे अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो, कंटेंट में चेंजेस आती है, ऑटोमेटिकली वो फार एंड के ऊपर वो आपकी ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देता है। ये सिंक का ऑप्शन है। तो ये मैं इंशाल्लाह जब हम लाइव प्रैक्टिकल इसका परफॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे किस तरह आपकी फाइल्स आपस में सिंक होती हैं। और इसके अलावा कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है कुबरनेटीज का, कंटेनर का, बिल्कुल माइनर सा टच है। तो ये आपको यहाँ पे इसमें कंप्यूट में ये भी मिलेगा। और जहाँ तक लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपको बैकअप ऑफ फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वर्चुअल मशीन का भी बैकअप आप बना सकते हो। कोई भी अगर आपके पास सर्वर है, ऑन प्रेमिसेस सर्वर भी है, उसका बैकअप आप यहाँ पे क्लाउड के ऊपर आप कॉन्फ़िगर कर दो, तो क्लाउड के ऊपर भी आप अपना बैकअप रख सकते हो। तो बैकअप आप सिंगल फाइल से लेके वर्चुअल मशीन फोल्डर तक आप अपने बैकअप्स रख सकते हो। और एक और चीज़ जो इसमें होती है वो ये कि अगर आप चाहो, एक मशीन आपने क्रिएट की, उसके अंदर कुछ एप्स को आपने डिप्लॉय किया, तो अगर आप चाहो सेम काइंड ऑफ मशीन्स अगर आप उसी तरह की मजीद आप डिप्लॉय करना चाह रहे हो ओवर द नेटवर्क, तो इसको इमेज कैप्चर कैसे करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ इमेज कैसे होता है। तो कैप्चर ऑफ इमेज से आप जो एक मशीन जो आप टारगेट करना चाह रहे हो उसके ऊपर मजीद कुछ आपने डिप्लॉय करनी है सेम वीएम्स या सर्वर्स, तो ये कैप्चर ऑफ इमेजेस कैसे होता है, इसमें सिस प्रेप जो कि आपको एक कॉन्सेप्ट है जो सिस्टम को प्रिपेयर करता है, और कैप्चरिंग करने से पहले उसकी जो आइडेंटिटीज होती हैं, खास तौर पे उसका आईपी और नेम, उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये सारी चीजें जिस तरह ऑन प्रेमिसेस अगर आपने मैनेजमेंट में ये सारी चीजें देखी हों, इमेज कैप्चरिंग का कॉन्सेप्ट है। फिर सिस प्रेप की कमांड आपकी बड़ी फेमस कमांड है। तो उस तरह की कमांड्स आपने अगर अपने ऑन प्रेमिसेस के ऊपर कर रखी हैं, अच्छी बात है। नहीं तो फिर इंशाल्लाह इसमें आपको ये सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। बाकी मॉनिटरिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मॉनिटर करना, अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस वगैरह एनालिसिस करना, नेटवर्क वॉचर के थ्रू ट्रैफिक को मॉनिटर करना, ये सारी चीजें इस कोर्स में आप इंशाल्लाह जब खत्म होगा तो ये सारी चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट हम आमतौर पे कहते हैं जी कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का
आपका नॉलेज होना चाहिए। रिक्वायरमेंट आपकी ये है बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या जॉब होती है, मतलब क्या होता है, इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह ये सारी साथ साथ बातें होती रहेंगी। और नेटवर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होना चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, टीसीपी आईपी क्या है, वीपीएन क्या है, फायरवॉल एन्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है जी। फिर इसमें जो रेजिलियंस करने का, जो डिजास्टर के अगर इवेंट होता है तो उसको आपने रिकवरी पॉइंट या बैकअप्स या रिस्टोर ऑपरेशंस कैसे कैसे कौन से आप करते हो। और ऑन प्रेमिसेस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज और वीएचडीज अगर आपने इसमें ऑलरेडी काम किया हुआ, फेमिलियर हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग इसमें हमें मिलती जाएगी। और जहाँ तक इस कोर्स के कंटेंट की डिटेल्स हैं, ये जस्ट मैंने बुलेटेड फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है कि जो जो हम लैब्स इंशाल्लाह करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जस्ट पॉइंट आउट की हुई हैं। लेकिन अब हम अगर विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं अगर आपको कहता हूँ कि हम वेबसाइट पे अगर चलते हैं, ये आपका असल में जो मॉड्यूल है ना उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, और ये डिस्क्रिप्शन आपको इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल है। तो हम एक काम करते हैं जनाब, वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसमें ये है कि जैसा फिजिकली सर्वर जो होता है, जैसा मेरा 2012 के जो सर्वर है उनको मैंने क्लाउड में माइग्रेट करना है, तो वो भी इसमें सिखाएंगे ना? माइग्रेट आपने करना है क्लाउड के ऊपर। जैसा फिजिकली सर्वर दो यानी एक्टिविटी बनाई हुई है मैंने 2012 की फिजिकली हम्म। सर्वर पे। अब उसकी पूरे जो एक्टिव डायरेक्टरी है, एवरीथिंग जो है डोमेन, मैंने उसको क्लाउड पे शिफ्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे। हाँ ये पॉसिबल है। आप एडी कनेक्ट के थ्रू तो एक्टिव डायरेक्टरी को कनेक्ट कर देते हो ना, आइडेंटिटीज आपकी जो हैं सिंगल साइन ऑन के ऊपर अवेलेबल हो जाती हैं। ये भी कर जी जी सकते हो, यहाँ तक कि मैंने आपको जिस तरह भी थोड़ी देर पहले बोला भी कि आप अपने सर्वर्स को भी अगर चाहो जी जी उसका रेप्लिका जो है वो क्लाउड के ऊपर रख सकते हो। इन द एब्सेंस ऑफ ऑन प्रेमिसेस सर्वर आप वहीं से ऑथेंटिकेट करवा सकते हो जी। मशीन्स तो को, ये भी हमारे कोर्स में सर्विसेज शामिल है को। इस चीज में? जी ये भी शामिल है ना पॉइंट, ये हाँ जी, हाँ जी, पॉइंट? हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ ये मतलब आपको कॉन्सेप्चुअली और लैब के हवाले से जितना मैं आपको बता सकूँ इंशाल्लाह वो आपको शेयर जी करूंगा। जी जहाँ तक इसके एग्जाम के ताल्लुक है, अगर आप जी इसमें जी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जी जी जी। ज्यादातर ना स्टूडेंट्स जो हैं, और इसकी जो है ना आपको इस सर्टिफिकेशन को आपको वैलिडेट करना पड़ता है हर 2 इयर्स के बाद। अच्छा, आप 2 साल का कर दिया उन्होंने, हाँ पहले तो जी। लाइसेंस था माइक्रोसॉफ्ट हाँ का। रिसेंटली इसकी यही इंफॉर्मेशन है कि आपको 2 साल के बाद वो अ, ये है कि जॉब अच्छी लग जाए तो अगर आप कहीं पे ऑलरेडी काम कर रहे हो तो ऐसे जरूरत नहीं तो सही होती, है। आपको पता है ये वन नहीं, ये है कि टाइम जिस जगह एंट्री मैं काम एंट्री। कर रहा हूँ, मेरी तकरीबन ये कंपनी में ना तकरीबन हो गया 5 साल, तो लर्निंग रुक गई है। हाँ 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 तकरीबन यहाँ सही पे है। वही वो बेसिक चल रहा है, काम वही चल रहा है, तो वो बिल्कुल इसलिए सही मैं है। क्या कोई नई चीज सीखूं ताकि हम्म। बंदा भी स्विच करे, क्योंकि जो स्विच बिल्कुल। करते हैं तो आपसे मार्केट में जो नई चीज चाहिए उसी को पूछा जाता है। हाँ देखो टेक्नोलॉजी वाइज जब तक आप अपने आप को अप टू डेट अपग्रेड नहीं करोगे तो जी जी जी। आप सर्वाइवल बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। ठीक है इसे तो तो मार्केट में बहुत कंपटीशन है। हाँ बहुत कंपटीशन है, और आपको पता है इंडियन इंडियन बहुत कम्युनिटी ज्यादा तो, आ गया हमसे। हाँ इंडियन कम्युनिटी हर चीज़ में अपडेट रखती है अपने टेक्नोलॉजी वाइज। सही है। इसीलिए वो आपको यूएई के अंदर ज़्यादातर इंडियन ही अच्छी जॉब्स के ऊपर, और आईटी में खास तौर पे, तो हम वैसे ये है लोग कि थोड़ा अक्सर स्लो। इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ हम्म। पे या तो मैनेजर भी इंडियन होता है, और मोस्टली इंडियन को ही प्रेफर करते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उनकी पता है ना एजुकेशन ये चीजें बहुत उनकी होती एक हैं। रेप्यूट बनी हुई है वर्ल्ड जी वाइड, टेक्नोलॉजीज को वो जल्दी अडॉप्ट कर लेती हैं। जी अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को देखो, थोड़ा सा स्लो स्लो चलेंगे तो फिर पीछे ही रह जाएंगे ना। तो वो जी फिर जी ये है जी। कि उनको ज्यादा वो वहाँ पे जो है वो हम्म। जॉब्स के चांसेस उनके ज्यादा बन जाते हैं। अनटिल और अनलेस आप उसको टफ टाइम दो, टफ टाइम देने का यही तरीका हो सकता है, टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करो, वर्क करो, स्किल्स को डेवलप करो और आगे बढ़ो। सर्टिफिकेशन जरूर अगर हो सके तो सर्टिफिकेशन जरूर करो इसकी। जी जी, है जी। ऐसे ही। तो इंशाल्लाह ये जी हमारा सिंपल सा, और इसके लिए मैं आपको अब सिंपल गूगल कर लो आप। जी जी। गूगल में आप यहाँ पे वैसे वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की, वहां चले जाओ, या इसमें आप सिंपल आप लिख दो ब्राउज माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस। लें जी, ये आ गया जी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एंड एग्जाम्स, और ये है जी आपके प्रोडक्ट्स सर्टिफिकेशंस की, किस में हम इंटरेस्टेड है, अजूर में, ये क्लिक कर दिया। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की सर्टिफिकेशन है, तो इसको भी जरा फिल्टर आउट कर लेते हैं वरना ढूंढने में जरा दिक्कत होगी हमें। जी जी। लें जनाब, तो ये जी आपकी सर्टिफिकेशन एग्जाम सही है। EZ 104।
सही है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसमें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है जी कि किन के लिए जी मैटर करता है, एक्सपर्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस माइक्रोसॉफ्ट Azure environment including virtual networks, storage, compute, identity, security and governance. ठीक है जी। often serve as a part of large team dedicated to implementing an organization cloud infrastructure. Administrator also coordinate with other roles to deliver Azure networking, security, databases, application development and DevOps developers operational solutions. ठीक है जी। और इसमें आपको familiar होना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, नेटवर्किंग, सर्वर्स, विजुअलाइजेशन। इन एडिशन प्रोफेशनल्स इन दिस रोल शुड हैव एक्सपीरियंस यूजिंग, हम आमतौर पे घबराते हैं, डरते हैं, भागते हैं पावर शेल से, अजूर CLI से। पोर्टल सबसे इजी भी होता है। पोर्टल, मैं पोर्टल मेरा तो पावर शेल तो बहुत वीक है। हाँ, पावर शेल की आपको पता है इतनी के कमांड्स है ना, वो याद तो आप कर नहीं सकते, लेकिन इसकी जैसे एक अच्छी फीचर ये है कि ऑटो ऑटो ये फिल कर देता है। इसके पास आप टैब्स प्रेस करते जाओ, इसकी कमांड्स की डिफरेंट वेरिएशन जो उसके साथ बनती हैं, कॉम्बिनेशन वो आती जाती हैं। वैसे भी इसकी हेल्प बड़ी जबरदस्त है, अगर आप इसकी हेल्प लेना जानते हो तो इसमें जितनी की जरूरत हो है। मैं नहीं कहता कि आप सारी कमांडें इसकी रट लो, वो हम कर भी नहीं सकते, इतना हमारा जी जी। माइंड नहीं होता, कि इतनी मेमोरी हमारी इतनी है नहीं कि हम CLI कमांड भी याद करें, पावर शेल भी करें। हाँ, जितनी की जरूरत हो, जितनी की जरूरत हो। हमने जी फोकस तो वैसे पोर्टल के ऊपर ही करना है, सही। ठीक है, लेकिन हमें कम से कम बेसिक लेवल की हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग भी होनी होना चाहिए। चाहिए, ताकि जब कभी इस तरह का कोई चांस बनता है जहां पे आपको CLI या पावर शेल आपने ऑटोमेटेड काइंड ऑफ जॉब्स स्क्रिप्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करनी हो, तो वो आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये इसके अलावा इसकी ARM टेम्पलेट्स बने बनाए होते हैं। फिर इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट है माइक्रोसॉफ्ट अजूर एक्टिव डायरेक्टरी का। ठीक है जी। ये ऑलरेडी अगर आप फेमिलियर हो एक्टिव डायरेक्टरी का के जो आपका ऑन प्रेमिसेस है, तो उस हवाले से ये सारी बात। अब पासिंग स्कोर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है 700। और इस पर इससे रेलेवेंट अगर आप मजीद एक्सप्लोर करना चाहो तो ये टाइम निकाल के ज़रा आप इस पर क्लिक करके इसके इनसाइड भी जाके, और ये लास्ट अपडेट हुआ है जी 27 अप्रैल 2023 को, इसकी अपडेट्स आती रहती हैं। तो इसके साथ आपने कनेक्ट रखना है अपने आप को, अगर इसी में आपने कैरियर को मजीद इन्हेंस करना है, तो ये आप अपडेट्स इसकी ज़रूर देखता रहा करें, ताकि अगर कोई चेंजेस आए तो आपको वेल इन्फॉर्म होना चाहिए बंदा, बजाय ये कि आप बिल्कुल शॉक लगे अचानक कि ये हो गया जी, पता ही नहीं लगा हमें। तो ये मंथ में एक आध विजिट वेबसाइट का हो जाए, जब तक आप इसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो। बाकी इसकी एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस हैं अवेलेबल, यहाँ से जा सकते हो। रिव्यू में ये जी स्टडी गाइड, ये हेल्प करेगा प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ये अगर आप इस पे क्लिक करो, या क्लिक करने से पहले ये अगर आप मजीद इसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, तो इंग्लिश है, चाइनीज है, एंड मैनी मोर लैंग्वेज है। अगर आपने स्केड्यूल करना है एग्जाम, ये साइट के ऊपर आपको दिख भी रहा है। अगर आप US में हो, वहां से आप किसी जो इसका पियर्सन सेंटर से आप अगर सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हो, वहां पे रजिस्ट्रेशन आपको 2 वैलिड IDs चाहिए होती हैं, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या आपका वहाँ का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, तो उसकी प्रेजेंस कम से कम आपको ये 3 में से 2 आइडेंटिटीज को लेके कैरी करना पड़ता है। और यहाँ पे आपने बुकिंग करनी होती है। जब आपकी समझो कि तैयारी हो गई है, तो यहाँ से आप जिस कंट्री में हो उस कंट्री पे क्लिक करके, इस वक्त UAE के अंदर जो रेट जा रहा है वो इस पेपर के लिए वो 165 USD है। और अगर ये चीज़ आप पाकिस्तान में अगर आप कभी विजिट करो, यहीं से अगर आप पेपर देना चाहो, अगर आपकी तैयारी है, तो पाकिस्तान में ये चार्जेस जो हैं वो जिस तरह बाकियों के लिए हैं, इंशाल्लाह इसका भी $80 ही होगा। ठीक है जी। 80। पाकिस्तान में सस्ता है। हाँ जी, हाँ जी। और पाकिस्तान का सस्ता है। जब मैंने सर्टिफिकेशन की ना, तो मैंने असल में MSc किया था IT में, पंजाब यूनिवर्सिटी से ना, अच्छा। लेट 90s में, अर्ली 2000 में, कुछ सही गैप है। के बाद। तो जी जी। मेरे पास उसकी सर्टिफिकेशन और उसका डिग्री थी, तो मैंने डिग्री की कॉपी जो है एज ए स्टूडेंट मैंने फिर उनको मेल कर दिया। तो वहां पे मुझे तकरीबन इसके ऊपर भी 40% डिस्काउंट मिल जाता है। वो मतलब अगर आप के पास क्रेडिट्स, आपके पास सर्टिफिकेशन, आपके पास कोई डिग्री है ना IT की, तो उसकी बेस के जी ऊपर एज ए स्टूडेंट आपको वो इनरोल कर देते हैं। तो मैंने वहां पे इस चांस को लिया, और
उसके ऊपर मुझे इसके ऊपर भी डिस्काउंट मिल गया था। लेकिन ये हाँ, कि मिनिमम 80 USD ये सही पेपर के लिए पाकिस्तान में। और अगर आपने स्केड्यूल करना है, एग्जाम के लिए जाना है, यहाँ से आप जाओगे। सही। वो तो रिमोटली होगा ना इसका। हाँ, ये आप कर सकते हो और बुकिंग कर सकते हो। अब बुकिंग करने के बाद वो आप आइडेंटिटी वहाँ पे रखो। अच्छा जी हम्म, जनाब, यहाँ पे मुझे अपना वो देना पड़ेगा। चले, तो बात ये है कि यहाँ से आप एग्जाम बुक कर सकते हो। और ये वही चीज़ है जो मैं अभी आपको लास्ट इसने अपडेट जो किया है वो 27 अप्रैल को, ठीक है जी। वही वेटेज जो आपको भी थोड़ी देर पहले 5 मॉड्यूल्स की दिखा रहा था, ऑलमोस्ट जो है वही चल रही है पिछले 2 साल से। ये शायद ये थोड़ी सी उसने कम की है, पहले ये 25 से 30 था ये वाला पार्ट, अब इन्होंने तकरीबन 20 से 25 ही कर दिया। तो फ्यू इयर्स या फ्यू मंथ्स बैक मैंने जब इसको विजिट किया था, ये 25 से 30% था। ये मैंने 1-2 रोज पहले ही अपडेट किया अपनी स्लाइड के ऊपर, पहले ये 25 से 30% था। वेटेज वो कम ज्यादा कर सकते हैं, ये उनके राइट्स रिजर्व हैं जी, वो इस पे हम चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ से भी अगर आप जाना चाहो लर्निंग पाथ, यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है इस पाथ के ऊपर। लर्निंग अगर आप करना चाहे एज ए बिगिनर, ये बहुत अच्छी लिंक्स हैं, यहाँ से भी आप जाके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। मॉड्यूल्स बने पड़े हैं, जस्ट वहां पे जाओ और जिस तरह वो कह रहा है 1 बाय 1 आप उसको स्टडी वहां से भी करके आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे जहां तक इसकी स्टडी गाइड है या कोर्स आउटलाइन है वो यहाँ से आप व्यू कर सकते हो। ये आ गया। लेकिन अपनी वेबसाइट पे भी गाइड रखी हुई है। हाँ जी, ये देखो ना स्टडी गाइड, ये बाकी डिटेल्स हैं, इसको ज़रूर आप रिव्यूज़ हैं कुछ, ठीक है। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करो, ये ऑडियंस प्रोफाइल है, ये कौन लोग एलिजिबल हैं या कौन लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हो। और ये वो वेटेज है जो अभी थोड़ी देर पहले बाहर भी दिख रही थी, यहाँ पे भी दिख रही है। और ये इसकी डिटेल आ रही है जी, स्टेप बाय स्टेप आपको हर मॉड्यूल की डिटेल। मतलब अगर आप अजूर की एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट को मैनेज करना चाह रहे हो तो आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू क्रिएट यूजर्स एंड ग्रो, लाइसेंस अजूर एक्टिव डायरेक्टरी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स एंड ग्रुप प्रॉपर्टीज, डिवाइस सेटिंग एंड डिवाइस आइडेंटिटी। बल्क में अपडेट्स किस तरह होती है? बल्क का मतलब है कि आपके पास कोई 500 यूजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं या 200 हैं, तो आपने किस तरह उनको क्रिएट करना है। इसके लिए आपके पास जो डेटाबेस या आपके पास वो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आपके पास होगी, उसके अंदर उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज से रेलेवेंट आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसका ईमेल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन आमतौर पे टैबुलर फॉर्म में होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो अगर वो बल्क में आइडेंटिटीज को क्रिएट करना चाहें या मॉडिफाई करना चाहें या डिलीट करना चाहें, तीन ही काम हो सकते हैं ना। आप बल्क में आइडेंटिटीज को बनाना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास कोई ना कोई टूल तो होना चाहिए ना। तो ये परफॉर्म करने के लिए आप बल्क में किस तरह ये करते हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह लैब हम करेंगे, जिसमें ये हमारा जो ऑन प्रेमिसेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, उसमें CLI अप्रोच बैच फाइल बनती है। और अगर आप पावर शेल का वर्जन करो तो CSV फाइल होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV फाइल जो एक्सेल में बनती है। उसमें आपके पास लिस्टें होती हैं जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड अदर प्रॉपर्टीज जो रिक्वायर्ड होती हैं किसी आइडेंटिटीज को बनाने के लिए, यूजर्स के अकाउंट बनाने के लिए। तो वो आपको हैंड ओवर जब हो जाती हैं तो वो उसको किस तरह आपने CLI में बैच फाइल वो कहलाती है, और पावर शेल में आप CSV फाइल के साथ स्क्रिप्ट कनेक्ट करते हो। CSV फाइल के साथ क्या करते हो? स्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हो, पावर शेल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो पावर शेल स्क्रिप्ट को किस तरह आपने अंडरस्टैंड करना है, किस तरह उसको आपने उस डेटा फाइल को जो बल्क में आपका यूजर क्रिएट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो ये नहीं होता कि आप एक एक आइडेंटिटी के ऊपर उसका एक डिटेल फॉर्म फिल करना खुद बैठ जाओ। तो उसमें फर्स्ट नेम दे रहे हो, लास्ट नेम दे रहे हो, उसकी डेजिग्नेशन दे रहे हो, वो किस ग्रुप का मेंबर बनाना है वो दे रहे हो, किस टाइम के लिए उसको आपने जो है वो क्लाउड के ऊपर एक्सेस देनी है, फ्ला एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको CLI एंड पावर शेल आता हो। तो इसका मतलब है जब कभी आपने बल्क में कोई काम करना हो और ऑटोमेटेड आपने अप्रोच यूज करनी हो, तो उस सूरत में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको पावर शेल के अंदर स्क्रिप्ट की राइटिंग आनी चाहिए और CLI में बैच फाइल का आइडिया आपके पास होना चाहिए। तो फिर आप अच्छा बल्क में एक्शन परफॉर्म करने में आपको
आसानी हो जाती है। जहाँ तक गेस्ट यूजर्स हैं वो कैसे बनते हैं, और इसमें आपके क्योंकि नंबर ऑफ यूजर क्लाउड के ऊपर होते हैं, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम ये चाहते हैं कि उसके जो बेसिक एक्शंस हैं जिसमें पासवर्ड रीसेट करने का जो एक आपको पता है, ये बहुत एक आमतौर पे आपने इसका एक्सपीरियंस मिला होगा कि यूजर्स अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में एक सेल्फ सर्विस होती है, SSPR से बोलते हैं, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। तो ये आमतौर पे आजकल के दौर में आपको पता है ये आपको हर दूसरी वेबसाइट के ऊपर या आप यूजर अकाउंट जहां पे आप बनाते हो सर्विसेज के लिए, तो उसमें सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट की भी ऑप्शन होती है। मकसद क्या होता है कि आप जस्ट क्लिक करो, पिन कोड आपकी डिवाइस पे आएगा, वो आप दो और अपने आप पासवर्ड सेट कर लो। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर ये नहीं चाहता इस तरह के फजूल काम के लिए वो जो है वो जो यूजर वो भी तंग हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी बर्डन और भी बहुत काम के बर्डन पड़ रहा है। तो ये सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट की एक सर्विस है जो एक्टिवेट कर दी जाए अकाउंट्स के साथ, तो फ्यूचर में अगर वो पासवर्ड किसी वजह से वो लॉस्ट हो जाता है तो उसको खुद से सेट करना के लिए ये सर्विस अवेलेबल होती है। तो इसी तरह ये आपको मैनेजमेंट ऑफ आपने एक्सेस कैसे देनी है डिफरेंट, इसको किस तरह आपने आर बैक सर्विसेज को और रोल बेस्ड सर्विसेज कैसे देते हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है, एक आप बैकअप बनाने का रोल है आपके क्लाउड के ऊपर, आपके पास सर्वर्स हैं, उसमें मिस्टर मुजम्मिल को हम रोल देना चाह रहे हैं कि ये उस सर्वर को, उस वीएम को जिसके ऊपर कुछ डाटा पड़ा हुआ है, फाइल्स पड़ी हुई हैं, या वो आपका वर्चुअल मशीन है, उसको किस तरह बैकअप बनाने का रोल मिस्टर मुजम्मिल के पास होना चाहिए, या मिस्टर मुजम्मिल की एक टीम है 10 लोगों की, उस ग्रुप के पास होना चाहिए। तो ये आर बैक होता है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, किस तरह आपने रिसोर्सेज के लिए उसको सेट करना है। ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। उसका स्कोप क्या देना है जी, उसको आपने रिसोर्स ग्रुप की हद तक स्कोप देना है, किसी एक मशीन की हद तक, डिवाइस की हद तक देना है, या उसको आपने जो है वो पूरे उसकी सब्सक्रिप्शन की हद तक देना है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट ग्रुप, टॉप ऑफ द हिरार्की मैनेजमेंट ग्रुप होते हैं, उसके नीचे सब्सक्रिप्शंस होती हैं, सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप होते हैं, रिसोर्स ग्रुप के अंदर सर्विसेज होती हैं। तो ये पूरी एक हिरार्की है। इंशाल्लाह वो मैं आपके जैसे जैसे आगे लेसन जाएंगे तो उसके थ्रू मैं आपको बताता जाऊंगा। इसमें बहुत जो चीज एक और जो आपको अगले लेवल पे सब्सक्रिप्शन एंड गवर्नेंस है, जिसमें आपने सब्सक्रिप्शन क्या होती है मिस्टर मुजम्मिल, जैसे ही आप कोई साइन अप करते हो, सर्विसेज लेते हो, माइक्रोसॉफ्ट अजूर की लेते हो, या AWS की लेते हो, या GCP की लेते हो, तो आपके उस सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जो भी उसमें आप सर्विसेज यूज करो, जो भी आप जितने टाइम के लिए भी आप उसे यूटिलाइज करो, तो उसके अगेंस्ट अल्लाह में तो सर्विस के अगेंस्ट आपको चार्ज करता है, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। हाँ, स्टार्ट में अगर आपके पास एज ए स्टूडेंट अगर आप अपने आप को एनरोल करवाते हो, या एज ए बिजनेसमैन, या एज ए सिंपल सिंगल एंटिटी के तौर पे भी आप करते हो, तो आपको स्टार्ट में 200 जो है US डॉलर्स का क्रेडिट मिल जाता है। मुझे याद है कोरोना टाइम पे, ये 2000 की बात है, तो मैंने एज ए स्टूडेंट चूंकि मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई, तो मुझे उन्होंने फ्री सर्विसेज अकाउंट मिलता है $100 का। तो वो 1 ईयर का हमारे पास टाइम स्पेन होता था। तो मैंने 2000 में वो किया, और 2001 आ गया, तो कोरोना स्टिल वो कैरी कर रहा था, तो उन्होंने कहा रिन्यू करवाना, मैंने फिर करवा दिया। तो मैं 2 साल तक तो प्रैक्टिस के लिए वो जो फ्री सर्विसेज अकाउंट है स्टूडेंट का, वो मैंने उसको खूब फिर यूज किया। तो इसमें आप जो सर्विसेज यूज करते हो उसके अगेंस्ट आपको पे करना पड़ता है। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो फ्री फॉर लाइफ टाइम होती हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसको आपको पर मिनट वो चार्ज करता है। इसमें एक अच्छी चीज है कि पर मिनट इसकी पॉलिसी है, जितने मिनट्स आप वो सर्विस यूज करोगे। एक VM लॉन्च करते हो, उस पे आपने विंडोज सर्वर 2016 डिप्लॉय किया हुआ है, तो लाजिमत उसके लाइसेंस के चार्जेस भी हैं। VM अगर आप लॉन्च करोगे तो उसके अंदर उसकी जो प्रोसेसिंग पावर के लिए कितने प्रोसेसर्स आपको एंगेज करने हैं, कितनी रैम, 8 GB चाहिए, 16 GB चाहिए, 32 GB चाहिए, 64 GB चाहिए, ये सारी, और आपको SSD चाहिए या हार्ड डिस्क चाहिए स्टोरेज के लिए। तो ये सारी एक, जब VM लॉन्च करते हो क्यों करते हो, क्योंकि आपको कंप्यूट चाहिए, आपको कंप्यूट करवाना है, तो कंप्यूट में आपकी ये सारी चीजें शामिल हैं। एक VM जब लॉन्च करोगे, कंप्यूट में VM एक इंपॉर्टेंट आपकी एंटिटी होती है, तो VM जब लॉन्च करते हो तो VM के साथ कनेक्टेड आपकी
रैम होगी, आपका प्रोसेसर्स होंगे, आपका जो सर्वर आपका वर्ल्ड में कहीं पे भी हो सकता है। ये तकरीबन 40 प्लस डिफरेंट रीजन्स हैं अक्रॉस द ग्लोब जहां में माइक्रोसॉफ्ट का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। बैकबोन माइक्रोसॉफ्ट की यूज होती है, नॉट योर इंटरनेट। तो बैकबोन सर्विसेज में माइक्रोसॉफ्ट की अपनी बैकबोन है, इंटरनेट के साथ सारे सर्वर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये आमतौर पे सर्वर जो होते हैं, डाटा सेंटर जिसे बोलते हैं, डाटा सेंटर ऑलमोस्ट 40 प्लस रीजन में है इसके, माइक्रोसॉफ्ट के। तो 40 प्लस रीजन में इसकी जो आपको सर्विसेज मिलती हैं डाटा सेंटर्स की सूरत में, जहां पे आपके पास बिग पूल ऑफ प्रोसेसर्स अवेलेबल है, बिग पूल ऑफ स्टोरेज अवेलेबल है, बिग पूल ऑफ आपके पास रैम अवेलेबल है, बिग पूल ऑफ आपके पास डेटाबेसेस सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर और एप्स की सूरत में आपको सर्विसेज ये अवेलेबल होती हैं। तो जस्ट आप वहां पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो चीज आपको जहां चाहिए, जहां पे आप रीजन वाइज उसको डिप्लॉय करना चाह रहे हो, और अगर आपका बिजनेस ऑल ओवर द ग्लोब है तो आप उसको यहाँ पे बैठ के यूएस में वो सर्विसेज अगर आपने अवेल करनी है तो वहां पे आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो ये 40 प्लस रीजन में इसके डाटा सेंटर बने पड़े हैं और ये पेयर्स की सूरत में होते हैं। मतलब यूएस ईस्ट में है तो यूएस वेस्ट में भी है, और मजे की बात है यूएस सेंट्रल भी है। और जिस तरह आपका इंडिया नॉर्थ है, इंडिया ईस्ट है, यूएई जैसे है उसमें भी इसी तरह आपको पेयर्स की सूरत में ये डाटा सेंटर्स मौजूद हैं। और माशाल्लाह हमारे नियर अबाउट में जो आपको डाटा सेंटर है वो यूएई के अंदर है या इंडिया में है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसको एंगेज करना चाह रहे हो। आप अपना जो लॉन्च करना चाह रहे हो वीएम, और वीएम लॉन्च करने का मकसद क्या है, वो आप वहाँ पे बैकअप्स रखना चाह रहे हो, वो सर्वर्स का बैकअप रखना चाह रहे हो, अपनी फाइल्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, स्टोरेज के तौर पे आप लॉन्च करना चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। और उतना जितना आप यूज़ करोगे, ये मॉडल आपको जो फॉलो करता है पे एज यू गो, पे एज यू गो में ये है कि पहले तो आपको फ्री सर्विसेज देता है 200 USD। अगर आप अपना ईमेल आपका बना हुआ है तो यूएसडी आपको 200, लेकिन हमारी उसमें एक मजबूरी है। ये सर्विसेज जो होती हैं सीखने की हद तक आपको यूएसडी $200 आपको इसको कंज्यूम करना होता है विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ। 1 मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। यूज कर लोगे सर्विस को एक्सप्लोर करते वक्त तो आप कर लो, अगर आपने विद इन 1 मंथ नहीं किया तो वो आपका जाया हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको उस अकाउंट के ऊपर, हाँ, आप जब 200 क्रेडिट जो आपको मिलता भी है वो आपके जो ट्रांजैक्शन करने के लिए और आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए आपकी क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग कार्ड जो होता है उसके ऊपर वेरीफाई होता है। वो जस्ट $1 की डिडक्शन होती है, वो भी वेरिफिकेशन के लिए। और विद इन फ्यू डेज, वैसे तो मुझे वो 3 मंथ के बाद मुझे $1 मुझे वापस मिला था। तो $1 की वो डिडक्शन होती है, जस्ट वेरिफिकेशन ऑफ योर अकाउंट आइडेंटिटी, क्योंकि फेक तो नहीं है। तो कनेक्ट करने के बाद, हाँ, जैसे 1 मंथ खत्म हो जाएगा तो आपको अगर सर्विसेज फ्री वाली तो मिलती रहेंगी, लेकिन जो सर्विसेज आप यूज कर रहे थे विद इन 1 मंथ उसका तो चार्ज कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन आफ्टर 1 मंथ अगर वही सर्विसेज जो कि पहले आपके पास फ्री थी, लेकिन आफ्टर 1 मंथ वो चार्जेस आपको पड़ने शुरू हो जाएंगे, आपको स्विच करना पड़ता है पे एज यू गो मॉडल पे। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। और उसमें ये है कि जितने मिनट्स आप वो सर्विस यूज करोगे, वीएम लॉन्च की है विद हैवी हाई उसमें प्रोसेसिंग पार्स के साथ और रैम के साथ और स्टोरेज के साथ, एसएसडी के चार्जेस ज्यादा हैं टेक्नोलॉजी वाइज। और हार्ड डिस्क का आमतौर पे हम आर्काइव के लिए यूज करते हैं, बैकअप्स के लिए यूज करते हैं। जहां पे प्रोसेसिंग आपको चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, तो वहां पे एसएसडी को लॉन्च करते हैं। तो जब आप ये डिफरेंट बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं कि ये प्रोसेसर 2 लगे हुए हैं या 4 लगे हुए हैं, इसमें इतनी 8 GB रैम है या 16 GB रैम है, और एसएसडी आपकी 80 GB की है। जितनी आप वहाँ पे डिफरेंट आपको टेम्पलेट्स बने पड़े हैं, जो आप उसमें ट्रिगर करते हो, लॉन्च करते हो, जिस रीजन में लॉन्च करते हो उस हिसाब से आपको चार्जेस, आपको रीजन टू रीजन ये वेरी भी करता है। मजे की बात है, इंडिया में वो चार्जेस कुछ और हैं डाटा सेंटर में अगर आप डिप्लॉय करते हो सर्विसेज, और यूएस में कुछ और हैं, कनाडा में कुछ और हैं, और यूएई में कुछ और हैं। तो ये इसकी इंशाल्लाह डिटेल आपसे मैं शेयर करूंगा जब हम ये सर्विसेज को हम जाएंगे। तो इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, तो उस हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू योर जो रीजन सिलेक्शन, और उसमें आप वो आती है एक्सपर्टीज, आपके एक्सपीरियंस टाइम के साथ साथ आपको होना शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह ये है कि उसमें ये 2-3 महीने अगर आप इस पे काम कर लो तो इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि मुझे
जो है वो लॉन्च करना है, किस रीजन में करना है, उसका रेप्लिका अगर मुझे चाहिए, रेप्लिका इसलिए चाहिए कि बैकअप होना चाहिए, खुदा ना खास्ता अगर एक जगह पे किसी वजह से डिस्ट्रप्शन आ रही है तो उसका एक रेप्लिका लोकल जो है रिडंडेंट सोल्यूशन भी है स्टोरेज का, लोकल रिडंडेंट भी होता है, फिर रीजनल बेस भी होता है। तो लोकल में चार्जेस कम होते हैं, अगर आप उसको रिडंडेंसी अक्रॉस द कॉन्टिनेंट करते हो उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो हर डाटा सेंटर के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, मतलब ये है कि 3 रैक लगे हुए हैं तो 3 रैक में 3 सर्वर लगे हुए हैं, तो उनका रेप्लिका आपने लोकली रखना है जो कि उसी डाटा सेंटर में उसी लोकेशन के ऊपर, फिजिकली लोकेशन के ऊपर वो रिजाइड करवाना है उस रेप्लिका। या वो उस सूरत में होता है कि एक सर्वर रैक अगर आपका प्रॉब्लम कर रहा है तो उसका रेप्लिका दूसरे पे पड़ा हुआ है। हाँ, ये अवेलेबिलिटी जोन कहलाता है। अगर आपने लोकल रिडंडेंसी उसमें आपने अप्लाई की है तो जोन वाइज LRZ उसे बोलते हैं। तो ये इसी सारी जो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता रहा हूँ ये टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह आपके सामने आती रहेंगी। तो ये सारी चीजें हैं जी जनाब। इसमें आपने अपने रिसोर्सेज को जो लॉन्च करना है किसी ग्रुप के अंदर, टैगिंग कब करते हैं ताकि बिलिंग के वक्त आपको पता हो कि ये मैंने एक सोल्यूशन दिया था, तो टैग कर दिया जाता है ये IT डिपार्टमेंट के लिए मैंने VM लॉन्च किया है, टैग IT डिपार्टमेंट दे दिया, ठीक है। आपने उसको फॉर एग्जांपल आप लोगों ने उसको टेस्टिंग पर्पस के लिए डिप्लॉय किया है या आपने उससे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए डिप्लॉय किया है, तो टैगिंग के थ्रू इस चीज को मेक श्योर किया जाता है कि ये बिलिंग के वक्त आपको पता होना चाहिए, लाजमी बिल जनरेट होना है, आफ्टर 1 मंथ इसने बिल जनरेट करता है, और वो आपके क्रेडिट कार्ड जो आपने उसको कनेक्ट किया होता है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो डिडक्शन आपकी हो जाती है जो भी आपने जितना यूटिलाइजेशन की होगी उन रिसोर्सेज की। हाँ, रिसोर्सेज को आप लॉक भी कर सकते हो एक्सीडेंटल डिलीशन से बचाने के लिए, तो ये भी हम इसमें देखेंगे। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप सोल्यूशन देते हो एक रिसोर्स ग्रुप में देते हो, रिसोर्स ग्रुप असल में होता क्या है, डिफरेंट सर्विसेज की कलेक्शन एक ग्रुप में डाल दी जाती है। रिसोर्स ग्रुप अगर आपके पास बने हों डिफरेंट सोल्यूशन के डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप बना दिए जाते हैं, और एक रिसोर्स ग्रुप कंटेन करता है नंबर ऑफ सर्विसेज को। मतलब एक रिसोर्स ग्रुप में VM लॉन्च की, उस VM के साथ आपने नेटवर्क जो है वर्चुअल नेटवर्क भी एक बना दिया, वर्चुअल नेटवर्क के अलग से आपको एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है, VM का अलग से बेयर करना पड़ता है। अगर आपने उसमें विंडोज सर्वर 2019 लगाया या 2016 लगाया डाटा सेंटर के हवाले से, तो वो आपको उसका अलग से बेयर करना पड़ता है। फिर आपने SQL सर्वर भी लॉन्च कर दिया बैकएंड के ऊपर, या आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के थ्रू कोई सोल्यूशन आपने दे दिया, कोई ऐप बनाई हुई है, तो लाजिम बात है वो एक रिसोर्स ग्रुप में रख दी जाएगी। इसी तरह एक दूसरा आपने रिसोर्स ग्रुप डिफरेंट VM के साथ डिफरेंट उसकी स्पेक्स के साथ आपने लॉन्च कर दिया। तो रिसोर्स ग्रुप का फायदा क्या होता है मिस्टर मुजम्मिल, कि रिसोर्स ग्रुप खत्म करते ही उसके अंदर एंगेज जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं उनको किल कर दिया जाता है। तो बजाय इंडिविजुअली एक एक चीज को आप बंद करो या खत्म करो डिलीट करो, आप रिसोर्स ग्रुप को बनाने के बाद उसके अंदर आप जब कभी कोई सर्विस लॉन्च करते हैं ना वो पूछता है किस रिसोर्स ग्रुप में, आप उसको बताते हो इस रिसोर्स ग्रुप में। तो फायदा उसका ये होता है रिसोर्स ग्रुप को डेड करने का, किल करने का या डिलीट करने से आपको इजीली इसको सर्विसेज को मैनेज करना, डिलीट करना, डिप्लॉय करना आसान हो जाता है। तो इसके अलावा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपने टेस्टिंग का एक एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है, एक आपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है, 2 सब्सक्रिप्शन अलग अलग, जस्ट बिलिंग, मकसद क्या होगा बिलिंग को आप डिस्टिंग्विश कर सको कि ये जी मैंने टेस्टिंग के लिए मेरी इतनी बिलिंग, सब्सक्रिप्शन आप 2 अलग अलग 3 अलग अलग अंडर वन आप जो है वो आइडेंटिटी आप ले सकते हो। तो इसके अलावा आपने कॉस्ट सेट कर देते हो कि मुझे $80 कॉस्ट इस रिसोर्स ग्रुप के लिए सर्विसेज के लिए, हाँ वो आपका एक बजट होता है, और उस बजट के अगेंस्ट आप अगर उसको क्रॉस करते हो, क्योंकि सर्विसेज जब चल रही होती हैं अगर आप उसको बंद नहीं करते तो चार्जेस बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं, और बाद औक़ात आपने उसमें सोल्यूशन दिया होता है हाई स्केल वैल्यू पे जाने का, स्केल अप करने का। तो अगर आपने बजट लगा दें तो आप साथ में अपना ईमेल या अपना फोन नंबर उसमें कनेक्ट कर देते हो, तो अगर उस बजट को क्रॉस करे तो आपके पास नोटिफिकेशन आने चाहिए। ये ना हो कि बॉस बुला ले आपको 1 महीने के बाद, ये क्या किया जनाब, आपने नजर नहीं रखी कॉस्ट के ऊपर। तो बजट उसमें सेट कर दी जाता है, आप रिसोर्सेज अगर उसको टच करती हैं थ्रेश होल्ड वैल्यूज को, तो अलर्ट्स, नोटिफिकेशन और आपके लिए रिकमेंडेशन। और किस तरह सबसे टॉप पे जो मैनेजमेंट ग्रुप उसके नीचे हायरार्की में सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के नीचे आपकी रिसोर्स ग्रुप, और रिसोर्स ग्रुप के अंदर वो सर्विसेज। तो टॉप ऑफ द हायरार्की कॉन्फ़िगर कैसे करना है मैनेजमेंट ग्रुप,
मैनेजमेंट ग्रुप का मतलब ये होता है जनाब कि आप दो डिफरेंट कंपनीज को अंडर वन आप आइडेंटिटी आप लॉन्च करना चाह रहे हो। एक रिसोर्स ग्रुप बना दो यूएई का, सॉरी एक मैनेजमेंट ग्रुप बना दो यूएई का, एक मैनेजमेंट ग्रुप बना दो आप पाकिस्तान का। तो उसमें मैनेजमेंट ग्रुप के इनसाइड सब्सक्रिप्शंस होती हैं और सब्सक्रिप्शन के इनसाइड आगे रिसोर्स ग्रुप होता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कॉन्फ़िगर और मैनेजमेंट करने की। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप्स बनते हैं। ये जिस तरह हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ओयू का स्टडी किया था ना, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है जी, एक आपका यूएई का ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, एक आपका सऊदी अरब का ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। हर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर आइडेंटिटीज है जिसमें आपकी यूजर्स हैं, ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स के अलावा आपके कंप्यूटर्स वहां पे आपने रखे हुए हैं। मकसद क्या था उस ओयू का? मैनेजमेंट। तो ये इसी तरह का कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट ग्रुप का जनाब। इसी तरह ये स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात स्टार्ट होगी, तो इसको किस तरह आपने करना है, ये सारी आपकी, ये सिर्फ मैंने इसको दिखाने का मकसद ये था कि आप एक दफा इसको यहाँ पे कंटेंट को यहाँ पे कोर्स आउटलाइन को आप देख छोड़ो। ठीक है जी। ये हर टाइटल के अंदर ये तकरीबन 4-5 सब टॉपिक्स हैं और हर सब टॉपिक के अंडर आपकी कुछ ये बुलेटेड फॉर्म में ये, और इंशाल्लाह इनकी मेजॉरिटी ऑफ दी जो आपकी जो आउटलाइंस हैं इसको इंशाल्लाह लैब्स के थ्रू हम जस्टिफाई करेंगे। लैब्स बनाएंगे, अजूर फाइल शेयर्स कैसे, ब्लॉब स्टोरेज क्या होती है, फिर इसमें टीयर्स में कैसे काम होता है, हॉट क्या होता है, कूल टीयर क्या होती है, आर्काइव क्या होती है, किस पे कितने चार्जेस पड़ते हैं। 30 डेज तक अगर आपने किसी फाइल को स्टोर किया हुआ है और उसको यूज नहीं करते तो वो उस टीयर को हॉट से वो कूल में और कूल से आर्काइव में वो मूव कर देता है। तो ये और लाजमत बिलिंग में उसको आपकी उस हद तक कट हो जाता है आपका। तो ब्लॉब लाइफ साइकिल्स मैनेजमेंट क्या होती है, इसको किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑटोमेटेड ये किस तरह आप करते हो, मैनुअली कैसे करते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। और इसी तरह ऊपर भी आप देख रहे हो, आप डाटा आपका पड़ा हुआ है ऑन प्रेमिसेस और बिग डाटा पड़ा हुआ है, उसको आपने इंपोर्ट कर कैसे करना है फ्रॉम योर क्लाउड, और एक्सपोर्ट कैसे करना है ओवर द क्लाउड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जॉब कैसे क्रिएट होती है। फिर आपके पास ये अदर देन सर्विसेज भी हैं जिससे आप एजी कॉपी की CLI कमांड है, इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपका लोकल पीसी के ऊपर, आपकी इस मशीन के ऊपर जिससे इस वक्त आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, इस पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर डाटा है उसको किस तरह आपने क्लाउड के ऊपर मूव करना है। कमांड है AZ कॉपी, CLI कमांड है। और ये इसका ग्राफिकल जो वर्जन है अजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर, जिस तरह एक्सप्लोरर होता है ना आपका फाइल एक्सप्लोरर, उसी तरह का जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ये ग्राफिकल वर्जन है। इसका मकसद होता है कि आप अपने स्टोरेज अकाउंट को ऊपर अपने डाटे को किस तरह वहां पे स्टोर करवाते हो या वहां से आप रिट्रीव करते हो। और फर्दर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इसमें रिडंडेंसी है। मकसद क्या है कि लोकली रखना चाह रहे हो, रीजनल बेस पे रखना चाह रहे हो, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर तो इसको रिडंडेंट अगर किया होगा तो ये मेक श्योर किया जाता है कि आपका डाटा जो है हाईली अवेलेबल हो, ड्यूरेबल हो, और जब चाहो वो आपको एक्सेसिबल हो। तो ये सारी चीजें इसमें, और कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की रेप्लिकेशन को, तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी करने को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और जहां तक इसका कंप्यूट वाला पार्ट है, तो कंप्यूट वाले पार्ट में ये तो आपका टेम्पलेट से रेलेवेंट है। ये देख रहे हो आप, कंप्यूट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका VM की लॉन्चिंग। ठीक है। और VM में भी ये आपके पास इमेजेस पड़े हुए हैं। विंडोज 10 का भी इमेज पड़ा हुआ है, विंडोज 11 का भी इमेज पड़ा हुआ है, विंडोज सर्वर 2016 का भी इमेज पड़ा हुआ है, लिनक्स का भी पड़ा हुआ है, सेंटोस का भी पड़ा हुआ है, उबंटू का भी पड़ा हुआ है, काली लिनक्स का भी पड़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और आप अपनी ज्यादा VM विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम तो किसी काम की नहीं। तो VM जब लॉन्च होगी तो उसके साथ आपको ये गैलरी है जो आपको इमेजेस, और मजे की बात है अगर आप अपनी एक मशीन डिप्लॉय करते हो और उस पर आप अपनी पसंद की एप्स को आप इंस्टॉल करते हो, अगर उसका आप इमेज कैप्चर कर लो तो ये इमेज आपका यहाँ पे इस गैलरी में उसकी प्रेजेंस हो जाती है। एक तो ये ना जो बने बनाए हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर ने आपको दिए हैं, तो इसमें मेरी इंशाल्लाह जब मैं VM लॉन्च करूंगा तो मैं विंडोज की भी VM लॉन्च करूंगा, सर्वर 2016 की भी VM लॉन्च करूंगा, 2019 की भी है, 2022 का भी सर्वर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप 2022 का भी सर्वर लॉन्च कर सकते हो। तो ये अब ये लॉन्च किया जाएगा। और मैं सिर्फ इतना ही नहीं करवाऊंगा बल्कि मेरा जो ख्वाहिश होती है, क्योंकि डाटा सेंटर में मेजॉरिटी ऑफ द सर्वर जो हैं वो लिनक्स बेस्ड सर्वर्स हैं।
ठीक है जी। सेंटोस है, उस पे उबंटू है। तो ये आपके पास, इनको मैं इंशाल्लाह जो सर्वर लॉन्च करूंगा उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं प्रैक्टिस आमतौर पे गो के कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं लिनक्स की मशीन को लॉन्च करूंगा जिसमें उबंटू हो गया या सेंटोस हो गया, और मैं 1 से 2 लेक्चर उसकी कमांड्स के ऊपर भी काम करवाता हूँ। ठीक है, अगर आपको, हाँ जी मिस्टर मुजम्मिल, आपको कोई कमांड्स का आइडिया है इसके जो लिनक्स की, यूनिक्स वगैरह की? नहीं, लिनक्स इतना नहीं है, मेरा कमांड नहीं है, तो बस नहीं है, ठीक लिनक्स है का ठीक है ठीक है, एक कोई ही मसला नहीं। था वो क्लाइंट, उसको मैं स्टोर करके दे दिया था, बाकी उसने वही प्रॉब्लम है हाँ मेरी। हाँ, उसका जी वो आपको डेस्कटॉप वर्जन वो भी ऐसे है। इंस्टॉल होता है, हाँ। हाँ, इसका डेस्कटॉप वर्जन भी होता है केडी, और केडी अगर आप डिप्लॉय कर लो तो आपको इसकी कमांड की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती। कमांड की बात फिर वही बात हो गई ना, कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जी जी तो जी ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल रहो कि आता है, इस्तेमाल करो ना करो। तो मैं इसकी जी। आपको इंशाल्लाह 1 से 1.5 लेसन जो होगा ना डेमो में, वो मैं इंशाल्लाह ठीक है। लैब आपको लिनक्स की बेसिक बेसिक कमांड्स, एक बुक में आमतौर पे जो है इसकी, वो मैं शेयर कर दिया करता हूँ साथ में कुछ कमांड्स को एक्सप्लोर करके आपको थोड़ा सा ठीक है। कंफर्टेबल कर देता हूँ स्टूडेंट को, कि फ्यूचर में अगर वो खुद भी एक्सप्लोर करना चाहें, वर्क करना चाहें, काम करना चाहे, तो इतनी दिक्कत उसको ना हो। तो मैं सर्वर्स इंशाल्लाह जो पावर शेल में जब काम करना है, सीएलआई में काम करना है, तो हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जिसमें सेंटोस हो गया या उबंटू हो गया, इसका सर्वर हम लॉन्च करेंगे और इसके कुछ कमांड्स के साथ आपको मैं फेमिलियर करवाऊंगा। और इसमें जब हम वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे तो हम वेब सर्वर जो होगा, जो कि हम आमतौर पे जो MCSA वगैरह की लैब्स करवाते हैं उसमें भी वेबसाइट को लॉन्च किया जाता है, उसको हम होस्ट करवाने के बाद कंटेंट अवेलेबल करते हैं अक्रॉस दी नेटवर्क। तो वो मैं किस तरह आपको यहाँ पे जब VM लॉन्च करूंगा उसको वेब सर्वर के तौर पे लॉन्च करूंगा। डेटाबेस सर्वर बनाना है, वेब सर्वर बनाना है, एप्लीकेशन सर्वर बनाना है, जो भी बनाना चाह रहे हो, और VM को मैं डिप्लॉय करूंगा। और लिनक्स का भी वेब सर्वर बनाएंगे, और इसी तरह विंडोज का भी वेब सर्वर बनाएंगे। उसको आपने किस तरह उसको जो है एक्सेस कैसे देनी है अक्रॉस द ग्लोब, तो वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हम एक GoDaddy के ऊपर एक डमी हम डोमेन रजिस्टर कर लेंगे, तो उसको किस तरह कॉन्फ़िगर करना है, उसकी प्रॉपर्टीज जो वैल्यूज हैं, उसको प्रॉपर्टीज किस तरह हमने वहाँ पे देनी है। तो इंशाल्लाह वो उसका DNS और स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी और नेम सर्वर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपको पता है इसके अंदर। रिसोर्स रिकॉर्ड इसे बोलते हैं। रिसोर्स रिकॉर्ड आपका स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी होता है, नेम सर्वर होता है, फिर एक्सचेंज सर्वर के लिए MX होता है, फिर आपका कॉन्फ़िगर करने के लिए DNS के साथ TXT भी होता है। ये जो डिफरेंट रिसोर्स रिकॉर्ड्स हैं, इनको किस तरह कॉन्फ़िगर करके आपको वेबसाइट की जो एक्सेस जो है वो UAE में बैठ के आप हमारे कंटेंट जो मैंने पब्लिश किए होंगे, उसको आप कस्टम डोमेन नेम के साथ भी आप उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। कस्टम डोमेन नेम का मतलब है कि आपने अपनी जो डोमेन परचेज किया हुआ है GoDaddy के ऊपर, वो वेबसाइट आपकी उसी तरह चलेगी, www.muzammil.com। ठीक है जी। तो इसमें जी VMs एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में कैसे होती है, इंक्रिप्शन कैसे की जाती है, इसके VM के साइजेस कौन कौन से हैं, डिस्कों की डाटा डिस्क ऐड कैसे करना है, एक डिस्क लगी हुई है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको पता है जब आप कोई VM लॉन्च करते हो तो C ड्राइव होती है, और इसमें साथ में टेम्परेरी डिस्क D भी होती है। लेकिन अगर आपको एडिशनल डिस्क चाहिए, एक्स्ट्रा आपके पास स्टोरेज रिक्वायर्ड है, तो आप ऐड भी कर सकते हो। और इसके बाद VM की नेटवर्क सेटिंग भी होंगी। लाजमी बात है, अगर आपने वेबसाइट लॉन्च की है तो आपको पोर्ट नंबर 80 को ओपन करना पड़ता है, और अगर आपकी वो सिक्योर वेबसाइट है तो आपको पोर्ट 443 को HTTPS के लिए करना पड़ता है। तो ये कॉन्फ़िगर अवेलेबिलिटी ऑप्शन कौन कौन सी हैं, इसके स्केल सेट क्या करता है। आप अगर चाहो मिस्टर मुजम्मिल, आप एक ही वक्त में 10 VMs को लॉन्च कर दो, और जब आपको वो नहीं चाहिए तो उसको आप वहां से ऑफ कर दो। तो ये डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्फ़िगर VM स्केल सेट क्या होता है, ये वही बात है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल सेट की बात मैं आपको बता रहा था। वर्टिकल का मतलब होता सब्सक्रिप्शन है जो है वो आप ईच अपनी, वीएम की होगी ना? जी जी, सब्सक्रिप्शन जो है वो ईच वीएम की होगी ना? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, हाँ, जो आपने बताया था ये वीएम की, तो वो हर वीएम की अलग अलग होती है, राइट? जिस हिसाब से आपने बताया। नहीं, सब्सक्रिप्शन नहीं, बिलिंग आप कह सकते हो, हर VM अच्छा, की बिलिंग है। अलग से कंट्रोल होगी। अंडर वन अच्छा। सब्सक्रिप्शन, अंडर वन हाँ। सब्सक्रिप्शन आप जितने मर्जी वेब सर्वर लॉन्च कर दो, डेटाबेस सर्वर लॉन्च कर दो, और अच्छा अच्छा वो अच्छा। आप एक रिसोर्स ग्रुप के अंडर आप इसलिए रखते हो ताकि मैनेज करना आसान हो जाए। सही है। दोबारा से सुनिएगा, मैनेजमेंट ग्रुप जी। टॉप ऑफ द हायरार्की,
उसके नीचे 1 2 3 4 जितनी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहो, हाँ वो कनेक्टेड होंगी आपकी डेबिट कार्ड बैंकिंग सिस्टम के साथ, और उस सब्सक्रिप्शन के अंडर आपके रिसोर्स ग्रुप्स हो सकते हैं। एक रिसोर्स ग्रुप लॉन्च किया गया है, मैंने वेब सर्वर आपका डिप्लॉय करना था। जी जी। एक मैंने रिसोर्स ग्रुप के अंदर, आप रिसोर्स ग्रुप देखो, रिसोर्स ग्रुप असल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज। मतलब क्या, एक आपने रिसोर्स ग्रुप बनाया है फॉर योर वेबसाइट होस्टिंग के लिए, ठीक है, और उसके अंदर आपके डिफरेंट जो पार्ट्स कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें वीएम होगा, वीएम के साथ वर्चुअल नेटवर्क होगा, वर्चुअल नेटवर्क के साथ डिस्क एंगेज होंगी, सिक्योरिटी ग्रुप्स होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर होती हैं। और जब आपने वो वेबसाइट लॉन्च कर दी, एक रिसोर्स ग्रुप और बना दिया, उसके अंदर आपने डेटाबेस सर्वर्स अपने लॉन्च कर दिया वीएम बना के डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के साथ। तो रिसोर्स ग्रुप कंटेन करती हैं नंबर ऑफ सर्विसेज जो कि सोल्यूशन के तौर पे दी जाती हैं। और रिसोर्स ग्रुप इसलिए आप बनाते हो ताकि मैनेज करने के वक्त, टर्मिनेट करते वक्त, स्टॉप करते वक्त आपको दिक्कत ना हो, आपको इंडिविजुअली एक एक सर्विस को बंद ना करना पड़े। आप एक ही गो में रिसोर्स ग्रुप को खत्म करो, उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं वो किल हो जाएंगी। अच्छा, ये चीज ना जब अमेजोन पे जाते हैं ना, तो वहां पे सर्विस लॉन्च करते हैं, एक एक सर्विस को इंडिविजुअली करना पड़ता है। यहाँ पे फायदा क्या है रिसोर्स ग्रुप का, कि एक सोल्यूशन देते हो, उस सोल्यूशन में नंबर ऑफ सर्विसेज जो जिसको एंगेज किया जाता है, जिसका बिल आपको पड़ रहा है, खुदा ना खास्ता आपने यूटिलाइजेशन देख ली, एक्सपीरियंस कर लिया, मजीद आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, आप जैसे ही आप सिस्टम को बंद करने से पहले उसको, जो है जो लॉन्च की हुई सर्विसेज एक ग्रुप में है, उसको खत्म कर दो ग्रुप को, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्टेड जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं वो डिलीट हो जाएंगी। तो ये आपको एक एज है, फायदा है। और आमतौर पे जो टेस्टिंग पर्पस के लिए आप डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप को आप सोल्यूशन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो अगर आपने टेस्ट कर लिया है, सेटिस्फेक्शन हो गई है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपने लेके जाना है, यहां से खत्म करना है, तो रिसोर्स ग्रुप को खत्म कर दो, दैट्स इट। अच्छा जी, फिर ये एडवांस कुछ टॉपिक हैं कंटेनर्स के वाले से, ये वर्चुअल नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको सबनेट, ठीक है, और आपको पता है कि प्राइवेट आईपीस की एक हमारे पास लिस्ट होती है, ठीक है, और याद रखना जब एक वीएम लॉन्च होती है ना, तो उसमें दो आपके आईपीस होते हैं, एक प्राइवेट आईपी होता है, एक पब्लिक आईपी होता है। प्राइवेट आईपी आपका वही सीरीज क्लास A B C 10.0.0.0 से लेके आपको पता है 10.255.255.255, और क्लास बी वो आपका जो है वो आपका आईपी की वैल्यूज 172.16 से लेके 172.31 तक सीरीज ऑफ आईपी पूल होता है ये, ठीक है। बिग पूल में से आप उसका सबनेट कैसे बनाते हो, /24 से /16 पे कैसे आते हो, तो ये जो आईपी की जो आप सबनेटिंग कैसे करते हो, ये कॉन्सेप्ट है। आप एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप काम कर रहे हो, तो आईपी के ऊपर अगर आपने वर्क किया हुआ है, क्लास A B C का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो इंशाल्लाह जब मैं ये बनाऊंगा वर्चुअल नेटवर्क सबनेट, तो उसमें हम इसको देखेंगे। और अगर आपके डिफरेंट नेटवर्क्स हो, एक 192 वाला नेटवर्क है, एक 10 का नेटवर्क है, तो उनको आपस में अगर कम्युनिकेट करना है, उसकी रिसोर्सेज तक जाना है, एक्सेस चाहिए, तो आपको ये वी नेट पेयरिंग एक सर्विस है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। और कॉन्फ़िगर किस तरह प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेसिंग होती है, ये सारी चीज़ें, डीएनएस को अजूर डीएनएस राउटिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिखने को मिलेगी। और वर्चुअल नेटवर्क में बड़ा इंपॉर्टेंट आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का रोल है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप का रोल है, सिक्योरिटी रूल्स कौन कौन से होते हैं, बेस्टियन क्या करता है, एंड टू एंड सर्विसेज प्राइवेट में कैसे मिलती हैं, फिर लोड बैलेंसिंग जैसे मैंने आपको बोला एप्स के हवाले से या आप सर्विसेज के हवाले से, ये सारी चीज़ें। और फिर वर्चुअल नेटवर्किंग जो ऑन प्रेमिसेस आपकी कनेक्टिविटी कैसे की जाती है क्लाउड के साथ, मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, इसमें नेटवर्क वॉचर सर्विसेज क्या करती है, और ये सारी चीज़ें ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे आपको यहाँ मिलेंगी। फिर मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस आ गई जी जनाब, ये हमारा फाइनल मॉड्यूल है। इसमें फर्स्ट सेगमेंट जो है ऑल अबाउट रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग है, जिसमें आपकी कॉन्फ़िगर एंड इंटरप्रेट मैट्रिक्स क्या होते हैं, लॉग्स क्या होते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, अलर्ट्स एंड एक्शंस कैसे करते हैं, ठीक है जी। और इसकी वीएम्स की, स्टोरेज की एंड नेटवर्क की आप इनसाइट्स कैसे लेते हैं मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं, आप यहाँ से अलर्ट्स कैसे आती हैं, नोटिफिकेशन कैसे आती हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग में आ जाती है। और आखिरी जो टॉपिक होगा कोर्स का वो है जी ये, और ये तो आपको ज़रूरत इसलिए है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका डाटा
जो कि बहुत एसेट होता है किसी कंपनी का, अगर वो लॉस्ट हो जाए तो वो नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप सर्विसेज दे रहे हो, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हो ऑल ओवर द ग्लोब, और वहां पे आपके पास ठीक ठाक कलेक्शन होती है, ठीक है, अच्छी एसेट्स आपके बड़ी मुश्किल से बनते हैं, तो ये आपका डाटा जो होता है, चाहे फाइल की सूरत में हो, इमेजेस की सूरत में हो, वीडियोस की सूरत में हो, तो ये कलेक्शन होती है किसी कंपनी का। तो वो उसको आपने किस तरह, ये दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, एक है अजूर रिकवरी सर्विस वॉलेट, एक होती है बैकअप वॉलेट। इन दोनों को किस तरह, ये असल में इन दोनों सर्विसेज का मकसद क्या होता है कि आपको इन केस ऑफ डिजास्टर मेक श्योर करे कि अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करे, आपको उसका बैकअप्स पड़े हों, ठीक है। और किस तरह बैकअप की पॉलिसी कैसे सेट करते हैं कि एक बैकअप आपका जो आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हो, जिसे हॉट टीयर बोलते हैं, और वो अगर एक टाइम पीरियड तक अगर आप एक्सेस नहीं करते तो उसे हॉट टीयर से कूल टीयर में कैसे कर दे, और कूल टीयर की भी एक लिमिट होती है जिससे आप आर्काइव बोलते हैं। तो इसकी आपको कॉस्ट वाइज आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से आप अगर मैनेज करना चाह रहे हो और इकोनॉमिकल करना चाह रहे हो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है बैकअप पॉलिसीज की, ये इसमें की जाती है। फिर फर्दर जी परफॉर्म कैसे करना है बैकअप एंड रिस्टोर ऑपरेशंस अजूर बैकअप की सर्विस के थ्रू। फिर इसमें साइट रिकवरी कैसे होती है फॉर योर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मीन एनी रिसोर्स, आपकी ऐप हो सकती है, आपका डाटा हो सकता है, आपका फाइल्स हो सकते हैं, आपका फोल्डर हो सकता है, आपका सर्वर हो सकता है। तो ये किस तरह और फेल ओवर किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है डिफरेंट रीजन्स में। एक ही रीजन यूएस, खुदा ना खासा बिग डिजास्टर आया, अर्थक्वेक आया, पूरे रीजन के डाटा सेंटर्स उड़ गए, तो इसको मेक श्योर करते हो फेल ओवर के साथ। तो फेल ओवर का कॉन्सेप्ट है, जैसा आपका ऑन प्रेमिसेस भी आप फेल ओवर को कॉन्फ़िगर करते हो सर्वर्स को। खुदा ना खास्ता अगर आप किसी एक सिटी में हो, उस सिटी में बिग डिजास्टर आ जाता है, तो आपके पास क्या वो प्लान्स हैं जिससे आप उसको अवेलेबल कर सकते हो नेटवर्किंग का। और ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप अच्छा प्लान नहीं करते तो आपकी जॉब वो खतरे में होती है। लाने बात है, जो ऑनर ऑफ द कंपनी वो आपके सपोर्ट करके बैठा हुआ है, तो आपने क्या प्लान किया हुआ है, रिकवरी सेकेंडरी रीजन की क्या रिकवरी है, और फिर लाने बात है कि इसके रिव्यूज, बैकअप्स, रिपोर्ट्स, कॉन्फ़िगरेशन, अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस एंड मैनी मोर थिंग, ये सारी चीजें आपको कॉन्फ़िगर रिव्यूज वगैरह के लिए, रिपोर्ट्स के लिए करना पड़ता है। तो ये जी आज का सिंपल सा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया। कल मैं इंशाल्लाह इसके आप पोर्टल ओपन करूंगा, और अगर आप ईमेल अकाउंट आपका अगर कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है तो जी मैं ये चाहूंगा अभी ना कीजिएगा, जी जी एक आध वीक ज़रा डिले कर दें, ताकि कुछ आपके पास लैब्स करने के लिए कुछ आपके पास कंटेंट हो, और हम्म ताकि फिर जब उसको एक्टिवेट करना है आपने USD 200 के साथ, तो उसका कोई फ़ायदा हो आपको, ठीक है। वैसे तो आप जब सर्विसेज को एक्टिवेट करते हो किसी भी लैब के लिए, और हम्म बिफोर और जैसे ही उससे लैब आपकी डन हो जाती है, आप उसको रिसोर्स ग्रुप को रिमूव कर देते हो, तो उतनी देर के लिए आपको चार्जेस पड़ते हैं, बड़े इकोनॉमिकल से होते हैं। हाँ, एक दफ़ा मेरे साथ हुआ कि मैंने एक सर्विसेज ऑन की, उसमें कुछ मैंने कोई 5-7 सर्वर्स मैंने डिप्लॉय किए, और उसको मैं चलाने के बाद मैं अपनी तरफ से रिमूव कर दिया, लेकिन वो मैंने उसको रिमूव होते हुए देखा नहीं। ये भी मेक श्योर करना है कि जब रिमूव करना है तो अपनी तसल्ली करके फिर पोर्टल से साइन आउट करना। अगर वो आपका खुदा ना खास्ता वो एक्टिवेट रह गया और आपने टाइम से पहले उसको क्लोज कर दिया, जब तक आप उसको अपनी आईज के थ्रू वेरीफाई ना कर लो कि जी खत्म जी हुआ है कि नहीं हुआ, रिफ्रेश करके देख लो, तसल्ली कर लो ग्रुप खत्म हुआ, रिसोर्स ग्रुप उसके अंदर एक्टिव सर्विसेज डेड हो गई, तो फिर उसको बंद करो, पोर्टल को साइन ऑफ करो। तो वो मेरे साथ हो गया। तो वो फिर जब मैंने 2-4 दिन मेरा एक बीच में ब्रेक आ गई, तो वो तकरीबन मुझे फिर $8-10-15 उसके पड़ गए। तो ये अब जरा एहतियात करनी है। हाँ, जब किसी जॉब पे होता है बंदा, किसी कंपनी के साथ कनेक्टेड होता है, तो जो सर्विसेज लॉन्च की जाती हैं तो उनको इकोनॉमिकल पड़ता है, एज सच फिजिकली उनको डिप्लॉय करने हैं, सर्वर्स लगाने हैं, फिजिकली रैम एंगेज करनी है, फिजिकली ये सारी चीजें वो, और मेंटेनेंस उसकी रखना, फिर उसकी मेंटेनेंस के अलावा आपको स्किल्ड जो पर्सन वहां पे डिप्लॉय करना। तो बेहतर होता है कि एज ए आप टीम और मेंबर ऑफ द टीम आप क्लाउड के ऊपर ये सारी चीजें आप कर सकते हो, बजाय आपको स्टोरेज चाहिए आप वहां पे फिजिकली कोटेशन डालते हो कि सर मुझे एक बिग स्टोरेज चाहिए, 1 टेराबाइट की चाहिए, 4 टेराबाइट की चाहिए, वो आप विद इन नो टाइम जस्ट क्लिक ऑन द माउस क्लिक आपको स्टोरेज
इंटरनेट पे मिल जाता है। अवेलेबल हो जाती है। तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है माइक्रोसॉफ्ट का वो अपना है, हम्म 24/7 मेक श्योर करते हैं कनेक्टिविटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी आपको मिलती है। और अक्रॉस द ग्लोब आप इसका जो सोल्यूशन देते हो वो आप लोकली देना चाह रहे हो, उसकी जो रेप्लिका, और ग्लोबली देना चाह रहे हो, तो इंशाल्लाह जियोग्राफिकल भी इसका रेप्लिकेशन होती है और लोकली भी आप एक ही डाटा सेंटर में जो साथ में पड़े हुए रैक्स के सर्वर्स के अंदर भी आप अपने डाटे को, फाइल्स को, एप्लीकेशन को वहां पे स्टोर कर सकते हो। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपने अंडरस्टैंड करना है, टाइम के साथ साथ इसको सीखना है, आगे बढ़ना है। तो इंशाल्लाह ये आपको किसी ना किसी हद तक कम से कम इस कोर्स के थ्रू अवेयरनेस आ जाएगी कि यार ये क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट जो 2010 में इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है, इसकी मजीद कुछ डिटेल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह अगली स्लाइड्स के अंदर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर और इसकी डिटेल्स के ऊपर मैं इंशाल्लाह कल आपको एक्सप्लेन करूंगा, और बिल्कुल लास्ट हम्म। मोमेंट पे मैं आपको पोर्टल पे ले जाऊंगा इसके। ठीक है, श्योर सर। ठीक है जी, आज ठीक के लिए इतने है। रखें, तो कल इंशाल्लाह फिर